नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे गुवाहाटी से आप देख रहे हैं आज तक। हम उस होटल के बाहर मौजूद हैं जिसे शिवसेना बीजेपी प्रायोजित योग शिविर का नाम दे रही है। शिवसेना के जो सारे बागी विधायक हैं वो यहाँ इसी होटल में रह रहे हैं। साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं वो सब भी यहीं पर रह रहे हैं। इस सब के बीच आज की गतिविधियां बहुत जरूरी हो जाती हैं जानना, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं रामदास अठावले से, अपने बाकी जो सहयोगी दल हैं उन सब से, और जो उद्धव सरकार है वो इस कोशिश में जुटी है कि सरकार तो बचाना अलग बात है लेकिन पार्टी किस तरीके से बचा ले। और इन्हीं कोशिशों के बीच आज का दिन बीतने वाला है, क्योंकि आदित्य ठाकरे बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गए हैं। पहले शिवसेना की तरफ से याचना की जा रही थी, बार बार जो बागी हैं उनसे कहा जा रहा था कि आप आइए, आप लौटिए मुंबई में, आप सबसे बातचीत होगी, लेकिन अब बहुत ज्यादा आक्रामक रवैया अपना लिया गया है। आज मुमकिन है कि उन 16 विधायकों को नोटिस डिप्टी स्पीकर की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। उन सभी 16 विधायकों जिसके बारे में शिवसेना की तरफ से चिट्ठी लिखकर यह कहा गया था डिप्टी स्पीकर को कि आप कार्रवाई करिए, तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि आज कार्रवाई की ये नोटिस आ सकती है उन सबके पास। और इसके साथ ही शिवसेना अलग अलग स्तर के अपने कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रही है। सबके मन में एक तरफ जोश पैदा करने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि पार्टी को बचाए रखा जाए। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। सौरभ वक्तानिया मुंबई से, विद्या भी साथ में मुंबई से हमारे साथ है, और अनुपम यहीं गुवाहाटी से। हम थोड़ी देर में उनके पास तक चलेंगे लेकर आपको, लेकिन पहले सौरभ ये समझाइए कि आज क्या क्या हो रहा है, क्या कोशिशें इस समय चल रही हैं शिवसेना की तरफ से। जी देखिए श्वेता, सबसे पहले तो आज जो 1 बजे की बैठक होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये एक फैसला शायद लिया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे को जो नेता का पोस्ट दिया गया है शिवसेना में उसको हटाने की मांग और ये डिमांड रखी जाएगी। हमें नेता का एक पोस्ट समझना चाहिए कि शिवसेना जो एक पार्टी है श्वेता, उसके अंदर नेता सिर्फ 60 से 8 है, यानी कि वो जो एक पोजीशन नेता की होती है शिवसेना में वो एक बड़ी है एक शिवसेना पार्टी के अंदर। तो हमें ये सोर्सेस से बताया जा रहा है कि शायद आज उनको उस पोस्ट से हटाने की बात रखी जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से जमीनी तौर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि जो बागी एमएलए गुवाहाटी में मौजूद है उनके तार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं। तो और जो शिवसैनिक है वो और नाराज ना हो जाए, उन्हें पकड़ कर रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो डीलिंग टैक्टिक्स अब शिवसेना खेलेगी जो उद्धव सेना है, क्योंकि उनका अब यही है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस लंबा होता जाएगा तो उनका ऐसा मानना है कि जो बागी एमएलए गुवाहाटी में मौजूद है वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। उनका हम कन्विंसिंग पावर और कर सकते हैं, लोगों को यहाँ से कांटेक्ट करा कि उनको वापस बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब डीलिंग टैक्टिक्स यहाँ पर उद्धव सेना करने की कोशिश करेगी। और कि शिवसेना की कोशिश ये है कि जो विधायक यहाँ पर बैठे हैं वो फ्रस्ट्रेट होते जाएं, पर क्या इस तरह के कोई भी संकेत होटल के भीतर से मिल रहे हैं? क्या उन बागी विधायकों का कोई भी ऐसा संकेत मिल रहा है कि हाँ वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? देखिए, अभी तक अगर विजिबली हम देखें तो इस तरह के कोई संकेत हमें नहीं मिल रहे हैं। बार बार वीडियो प्रकाशित किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए विधायक दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक माइंड गेम चल रहा है यहाँ पर। दूसरे गुट की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस गुट को दबाव में लाया जाए, और इस गुट की ओर से कोशिश है कि अपनी संख्या को कंसोलिडेट किया जाए। और अब अगली जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई के तौर पर भी सामने दिखाई दे रही है, संवैधानिक एक लड़ाई के तौर पर भी सामने दिखाई दे रही है। कल 3 घंटे तक गायब थे एकनाथ जी, तो वो एक लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे कि कानूनी तौर पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये सब भी बातें यहाँ से चल रही हैं। माइंड गेम के साथ साथ तकनीकी लड़ाई, लीगल लड़ाई की ओर बढ़ रही है। दीपक केसरकर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और चेतावनी दी जा रही है और 16 विधायकों को नोटिस जारी होने की जो बात हो रही है आज, इन सब के बीच आप लोगों का रुख क्या है? देखिए, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, और जबकि जो हमारे सभापति मतलब
जो चेयरपर्सन है वो तो डेप्यूटी स्पीकर है। वो डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठराव का प्रस्ताव ऑलरेडी दाखिल किया गया है और जब यह अविश्वास का प्रस्ताव रहता है तो वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये 5 जजेस के बेंच का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन के आगे जाके वो कोई फैसला लेंगे, और अगर ये फैसला लेंगे तो कानून पे कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनपे अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो वो डेप्यूटी स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कानूनी तौर पे, और ये क्लियर कट जजमेंट है और 5 बेंच का आप लोगों के जजमेंट मन है। में डर है इस चीज का, क्योंकि ये तो समझ में है। आ रहा है कि आपकी पार्टी आप लोगों को थोड़ा सा एक वार्निंग के तौर पर ये चीज जरूर कह रही है। बिल्कुल कर रही है। जैसे वॉर रहता है तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे हम लोगों को कुछ ऐसे नहीं लगता कि इसके दबाव में कोई भी आएगा। हाँ, हर चीज का, क्योंकि ये एमएलएज है, ये कोई ऐसे नहीं है कि सामान्य कार्यकर्ता है। इनको सब समझ में आता है कि क्या कानून है, क्या करना है, और वो खुद समझ के यहाँ पे आए हैं। और कानून की लड़ाई करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, लेकिन ऐसा है कि जिस चेयर पे डेप्यूटी स्पीकर बैठते हैं वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इस वजह से वो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जो कानून के खिलाफ होगा। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर ये जो उन्होंने उनके पास अर्जी दी है, जो एप्लीकेशन किया है, उसको उस पर वो एक्ट नहीं करेंगे। अगर सचमुच में अगर उनको एडवाइस दी जाती है उनके जो सेक्रेटरीट की तरफ से, वो एडवाइस में ये जरूर आ सकता है कि इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन वो नहीं लेंगे। वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। एक तो चीज ऐसा मैं वो आपसे कोई समझना निर्णय नहीं चाहती लेंगे हूँ, जो कानून के खिलाफ हो। सबकी अगर कोई भी विरोध करता है तो उसके कुछ मुद्दे होते हैं। इस पूरे विरोध से अब महाराष्ट्र छोड़कर यहाँ गुवाहाटी में बैठने से लेकर आप लोगों के मुख्य मुद्दे क्या है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि शिवसेना का जो ओरिजिनल गठबंधन था यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जाकर सरकार बनाई जाए? क्या आपको महाविकास आघाड़ी में रहने से समस्या है? क्या आपको उद्धव ठाकरे से समस्या है? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा तो क्लियर कट मैसेज जो हमने हमारे पार्टी के चीफ उद्धव साहब को भी दिया था कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है, और जो लोग उनके साथ हैं उनका भी यही कहना है। सिर्फ वो दबाव में आके वहाँ रुके हुए हैं, उनकी तरफ जो प्रेम है इसलिए वो रुके हैं, लेकिन मुद्दा तो एक कायम है कि महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहना है। हमारे जो ओरिजिनल एलाइज थे बीजेपी, जिनके साथ हमने ये इलेक्शन लड़ी थी साथ में और हम लोग जीत के आए थे, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। जो भी मतभेद थे उद्धव साहब के और उनके, वो सीएम की पोस्ट डिवाइड करने के बारे में थे। तो 2.5 साल तक उद्धव साहब सीएम रहे, तो हमारी जो मांग थी बीजेपी से वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और हम लास्ट 1.5-2 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इस आघाड़ी में हमें नहीं रहना है, क्योंकि ये अपना खुद की पार्टी बढ़ा रहे हैं और वो शिवसेना को खत्म करने की बारे में उनके एक्शंस है। तो इसलिए हर कोई सोचता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एमएलए ऐसा सोचते हैं, एमपी भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत जुटानी चाहिए और उद्धव साहब को बोलना चाहिए कि ये फैक्ट है, तो आप भी डिसीजन लीजिए। और मुझे क्या लगता है कि ये डिसीजन वो लेने के मूड में नहीं है शायद, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का वो पुनर्विचार करें। तो आपके हिसाब से दीपक जी, ओरिजिनल शिवसेना कौन सी? वो जिसके पास संख्या है या वो जिसके पास सरनेम है? देखिए, किसी ने क्लेम नहीं किया है कि उद्धव साहब की, बाला साहब की जो लेगेसी है उसके बारे में किसी ने क्लेम नहीं किया है। ही कंटिन्यूज टू बी शिवसेना and that symbol is given by election commission and not the Maharashtra State Assembly. तो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में हमारा जो गुट बनेगा वो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे आधारित रहेगा, इसीलिए उस गुट का नाम भी शिवसेना बाला साहेब ऐसे रखा है। तो ये एक विचारधारा है जिससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है पिछले 2.5 साल में बाला साहब की विचारधारा से अलग हट गई है शिवसेना? क्योंकि एक कंपल्शन आ जाता है जब आप
ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं जिनकी विचारधारा अलग है, और इस विचारधारा के बावजूद जो गठबंधन हुआ उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने कायम किया था और उसी पे वो चल रहे हैं। तो जो उनका ओरिजिनल एजेंडा था उस पे वो नहीं चल रहे हैं, तो ये तो उनका कंपल्सन है। तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से चलता है और उनके बेटे थे संभाजी महाराज, जिनकी वो अपने उनकी हत्या की गई, बहुत बुरी तरह से हत्या की गई, और उनको कहा गया था कि आप अपना जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ के आप कन्वर्जन कर लीजिए। उन्होंने उनको इनकार किया, इसीलिए उनको धर्मवीर संभाजी महाराज बोला जाता है। आपको ये भी इतिहास मालूम रहेगा कि औरंगजेब महाराष्ट्र में ही वो महाराष्ट्र नहीं जीत सके और उनका देहांत भी महाराष्ट्र में ही हुआ। तो औरंगजेब से नाम से औरंगाबाद बना है, लेकिन लोगों की मांग, और हमेशा शिवसेना और बाबा साहब भी बोल रहे थे कि ये संभाजी नगर है क्योंकि संभाजी का बलिदान यहाँ पे हो गया है। तो हमारा इतिहास ये हमारे राजा महाराजाओं से और हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, न कि मुगल साम्राज्य से, जो बाहर से आए थे, जो मंगोलिया से आए थे, वो भारतीय नहीं थे। तो उनसे हमारा जुड़ा है, तो उन्होंने वो नाम चेंज नहीं किया। जुड़ी रही है और इसीलिए संजय राउत भी बार बार आप लोगों से ये पूछते हैं कि आप फिर इतनी दूर आकर 2500 किलोमीटर से ज्यादा गुवाहाटी में आकर क्यों बैठे हैं। अव्वल क्या आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ बिठाया गया है, और दूसरा कि आप लोग जो बार बार वो कह रहे हैं कि आइए मुंबई आइए तब जाकर बात होगी, तो आप लोग क्या मुंबई जाएंगे? कब तक जाने का आप लोगों ने सोचा है? क्या इस बारे में कुछ संजय राउत जी जो है मैडम, संजय राउत जी जो है वो दोहरी बात करते हैं। एक तरफ वो हमें मुंबई में बुलाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने जो कार्यकर्ता है शिवसेना को, उनको रास्ते पे उतारने की बात कर रहे हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मेरी सीनियरिटी देखिए, इसके बावजूद मैंने जो काम किया है शिवसेना के लिए, कि बाबा साहब की जो इच्छा थी कोंकण में कुछ शांतता लाने की, वो लड़ा मैंने किया है। इसके बावजूद भी ये इस तरह से बर्ताव कर रहे थे, तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। जो हमारे साथ महिला एमएलए है, हमारे साथ कुछ यंग एमएलए है, उन पे कितना दबाव आ सकता है जब आप मसल पावर का यूज करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो उनको नीति अपनी कायम करनी पड़ेगी, या तो उनको मसल पावर का यूज करना है, या तो उनको शांतता रखनी है महाराष्ट्र में। और शांतता रखना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सीएम साहब की, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और जब वो शपथ लेते हैं तो उस शपथ में ही रहता है कि किसी के बारे में ममत्व या शत्रुत्व रखना वो नहीं रखेंगे और सबको समान न्याय देंगे। तो आज उनको समान न्याय देना चाहिए और उन्हें राउत जी को बोलना चाहिए कि आप ऐसी वाली लैंग्वेज मत यूज कीजिए जिससे महाराष्ट्र में दंगे भड़क जाए। आप लोगों को डर है अगर सड़क पर उतरने की बात की जाती है, जब ये कहा जाता है कि दो ही तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये वाली या तो कानूनन या फिर सड़कों पर, सड़क वाली बात से आप लोगों को भय है? हमें डर क्यों लगेगा, लेकिन सड़क वाली लड़ाई ये भारतीय जो प्रणाली है, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें कहाँ भी नहीं बैठता है सड़क वाली लड़ाई। क्या है सड़क वाली लड़ाई? जो लोग सड़क वाली लड़ाई करेंगे उसको तो पुलिस ने उसको हैंडल करना चाहिए, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमको लाखों लोगों ने जिताया है और हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने जब इलेक्शन लड़ी थी तो हमने बीजेपी और सेना इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ी थी, तो हम दूसरा कोई भी व्यू नहीं ले रहे जिसके लिए लोग रास्ते पे आ जाए। हम जब लड़े थे तो हमारे जो हमने जिसको हम लोग जाहिरनामा बोलते हैं मराठी में, तो ये जो हमने लोगों के लिए जो भी इलेक्शन मटेरियल निकाला था उसमें मोदी जी के फोटोग्राफ्स थे, उसमें बाबा साहब के फोटोग्राफ्स थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटोग्राफ्स थे, वहाँ पे उद्धव जी के फोटोग्राफ्स थे। तो वो जो विचारधारा है वो जो लेके हम लोग लोगों के सामने गए थे, उससे तो हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। अलग डिस्प्यूट हो गया सेना और बीजेपी है, इसलिए जो निर्णय उद्धव साहब ने लिया उसको हमने सपोर्ट किया ना। लेकिन केवल 16 पर नोटिस जारी करने की बात हो रही है। आपको लग रहा है आप लोगों में कोई दरार हो सकती है इसकी वजह से, 16 वर्सेस बाकी के बचे हुए 23 जिन पर कोई एक्शन की बात नहीं है?
ये ये हिस्सा है कि डिवाइड और रूल का एक फॉर्मूला बनाया था अंग्रेजों ने। अब ये अंग्रेजों के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। 16 को अगर निकाल दे तो बाकी के लोग हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे उनका मानना है। लेकिन ये गलत है, ऐसे कभी होता नहीं है। जो लोग बाहर निकले हैं वो सोच समझ के निकले हैं। उनको मालूम है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव 2/3 मोर देन 2/3 मेजॉरिटी। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के आप बाहर आ जाते, ये सबको पता है। और हम लोग यहाँ पे हैं तो जाहिर है कि हम अपने मुद्दों पे कायम हैं और हम वो कायम रहेंगे। हम पूरी तरह से एकजुट है हमारी, इसमें कोई भी बगावत आखिरी उद्धव कुछ साहब के सवाल खिलाफ दीपक जी नहीं मैं है। आपसे जानना चाहती हूँ। एक जो आप लोगों पर सीधे तौर पर तो आप लोगों पर नहीं, ये जिस सुपर पावर पार्टी का जिक्र एकनाथ शिंदे ने कर दिया उस पर आरोप लगा कि वो लोग आपका खर्च वहन कर रहे हैं, इस होटल में हो या फिर जो चार्टर्ड फ्लाइट्स चल रही हैं। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो खर्च हो रहा है यहाँ पर रहने का, वो आप लोग खुद वहन कर रहे हैं? देखिए, ये सब अरेंजमेंट खुद हमारे जो नेता है शिंदे साहब, उन्होंने की है और वही वो सब कर रहे हैं। आज तक जो भी अरेंजमेंट शिवसेना के लिए कर रहे थे वो भी शिंदे साहब ही कर रहे थे। हम लोग होटल में थे, 5 स्टार होटल में, तो कौन पेमेंट कर रहा था? शिंदे साहब ही कर रहे थे। ऐसे थोड़े ही है कि दूसरा कोई कर रहा था। वो हमारे ग्रुप लीडर है असेंबली में, तो ग्रुप लीडर, कल तक वो ग्रुप लीडर थे, आपके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो आपके करीबी हो गए। और आज कोई बोल रहे हैं वो कि इस तरफ आप जाइए, और आज नहीं बोल रहे कि कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, शिंदे साहब बोल रहे हैं कि आप भाजपा के साथ जुट जाइए, क्योंकि ये हमारी विचारधारा है और हमको इकट्ठा रहना चाहिए, ना कि केवल विचारधारा के लिए। लेकिन महाराष्ट्र का जो विकास है, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, और मैडम इसका जो विकास होना है, अगर महाराष्ट्र पीछे रह जाता है तो भारत भी पीछे रह जाता है। हमें अपने राज्य पे गर्व है, हम उसके नागरिक हैं, इसका हमें गर्व है और वो प्रोग्रेस करे, ये हमारी डिमांड है। ना कि आप रोज पॉलिटिकल फाइट करते रहो सेंट्रल के साथ, तो ये गलत है। यही हमारी विचारधारा है, जैसे इस विचारधारा के हम आखिरी सवाल, सुप्रिया सुले ने ये कहा कि बाला साहेब ने खुद उत्तराधिकारी घोषित किया था उद्धव ठाकरे को। आप कह रहे हैं आपको बाला ठाकरे वाली शिवसेना चाहिए, तो ऐसे में क्या आप लोगों के मन में असमंजस आता है, या फिर आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के उन वक्तव्यों को पेश किया जा रहा है जो कन्वीनियंट है और बाकी वक्तव्य नहीं, जिसमें उनका कांग्रेस को लेकर या तमाम चीजों को लेकर उनके अपने विचार भी सामने रहे? देखिए, शिवसेना 3 बार टूट चुकी है और तीनों बार शरद पवार जी उसके लिए जिम्मेदार थे। तो क्या बाला साहब एक्सेप्ट करते कि उनकी पार्टी शरद पवार जी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, जिसकी विचारधारा को वो टोटली अपोज कर रहे थे? उनके बाकी के स्टेटमेंट देखिए, उतना ही स्टेटमेंट दिखाना है जितना आपके लिए कन्वीनियंट है, और वो स्टेटमेंट नहीं दिखाने हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। ये तो राजनीति है और वो राजनीति करना चाहती है तो वो राजनीति करे, लेकिन उनको अपने मन में पूछना चाहिए कि जिस पार्टी को हम लोग खत्म करना चाहते हैं वो आज भी जिंदा है, वो बाला साहब के नाम पे जिंदा है। लेकिन बाला साहब के विचारों से विपरीत कोई भी कदम कोई लेता है तो उसके साथ हम नहीं रहेंगे, हम बाला साहब के विचारों के साथ ही रहेंगे। चल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। दीपक केसरकर जो कि शिवसेना के एक विधायक हैं और उन 38 विधायकों में शामिल हैं जो कि इस समय इस होटल के भीतर रह रहे हैं, उनका अपनी बातों को सामने रखना एक जरिया है ये जानने का कि जो विधायक हैं, जो 38 विधायक हैं और जो बाकी निर्दलीय यहाँ पर हैं, वो आगे क्या सोच रहे हैं। विद्या, कोशिश शिवसेना की यही है कि 16 विधायकों को नोटिस के जरिए डराया जा सके, बाकी सारे विधायकों को भी जो इस समय यहाँ पर गुवाहाटी में मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ ही आज और भी क्या क्या रणनीतियां हैं जिन्हें शक्ल दिया जाएगा, क्योंकि हमने कल भी देखा कि पार्षदों से या युवा सेना से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। सड़क तक संग्राम को ले जाने के मायने किस तरीके के नजर आएंगे?
जी देखिए, सड़क पर ले जाने वाली जो बात है वो इंसिडेंट भी हमने देखी है। यहाँ मुंबई में कुर्ला में एक जो एमएलए है शिवसेना के, उनके दफ्तर पर अटैक होता है। सदा सरवणकर जो दादर इसी इलाके में जहां हम इस वक्त शिवसेना भवन में खड़े हैं, वहां उस इलाके के जो एमएलए हैं उनके पोस्टर्स फाड़े जाते हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे के खुद के पोस्टर्स पे इंक फेंका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट तो शुरू हो गया है। ये अब बात रह गई है कि जितने लोगों से मैं बात करती हूँ शिव सैनिकों से, वो सिर्फ यही कहते हैं कि उन एमएलएस को वापस तो आने दीजिए। अब ये बहुत धमकी भरे अंदाज में जब ये बात कहा जाता है तो इससे लगता है कि आगे कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी और यही वजह है कि मुंबई पुलिस से लेकर थाने पुलिस सब जगह इस वक्त यही सोच विचार चल रहा है। थाने पुलिस ने तो कदम भी उठाए हैं और कह दिया है कि लोगों को कुछ हथियार यानी डंडे, एफईजीज नहीं जलाने के लिए ऐसे आदेश तक जारी कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सबसे बड़ी समस्या अगर होगी तो हो सकती है मुंबई में, जो कि शिवसेना का गढ़ है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जैसे कि थाने में लिए गए हैं, लेकिन अंदाजा यही पुराना है, अगर मान लीजिए ये एमएलए आते हैं तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, उन लोगों को बहलाने फुसलाने की जहां तक बात है, शिवसैनिकों का मानना है कि वो आए तो बटेंगे जरूर, इनके खेमे में वापस कुछ लोग आएंगे जरूर, वो बात तक चलती है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठती है तो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी और इसके लिए मुंबई पुलिस को अभी से तैयारी रखनी पड़ेगी और वो कर भी रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ा विरोधाभास भी हो जाएगा ना विद्या, कि जिनकी सरकार है उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के वो कार्यकर्ता रहेंगे जो कि सड़क पर ये सारी चीजें होती रहेंगी। आदित्य ठाकरे भी फ्रंट पे आके सारी बैठकों को वही संबोधित कर रहे हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के अपील में किस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। शिवसेना को उम्मीद है कि ये कड़ा रुख ही रंग लाएगा। जी देखिए, विरोधाभास तो कब नहीं रहा है। शिवसेना जब बीजेपी के साथ सरकार में थी तब एनसीपी और कांग्रेस ऑपोजिशन में नहीं थी, खुद शिवसेना ऑपोजिशन में बैठी रहती थी। लगता यही था कि हमेशा से सरकार में रह के भी वो ऑपोजिशन में रहेगी। विरोधाभास हमेशा से शिवसेना में रहा है कि वो सरकार में भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। तो ये जो बात आप पूछ रही हैं कि क्या सड़क पर लोग सड़क पर उतरेंगे तो ये मुद्दा, ये मामला मुंबई पुलिस का हो जाएगा, ये शिवसेना का नहीं रहेगा, सरकार का नहीं गया। उनका कहना है कि वो मुंबई पुलिस देखेगी। लेकिन जहां तक बात है अगर आदित्य ठाकरे की, वो रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिएगा, उद्धव ठाकरे बीमार हैं, कल भी जब बात कर रहे थे तो खांस रहे थे, काफी बीमार नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं आदित्य ठाकरे बढ़ चढ़ के मीटिंग पे मीटिंग लिए जा रहे हैं। यहाँ कल आए थे, इसके बाद उन्होंने युवा सेना को यहाँ पे एड्रेस किया। आज भी कई मीटिंग्स है, मीटिंग का दौर जो है पूरा पदभार उन्होंने संभाल लिया है। आदित्य ठाकरे जिस तरीके से कर रहे हैं काम, उसको देखते हुए यहाँ पर जो शिव सैनिक है वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो एमएलए जो गुवाहाटी में हैं वो शायद उतने ज्यादा खुश नजर नहीं हो। इस बात का भी अंदाजा यहाँ के लोगों को है। चलिए विद्या, बने रहिए आप हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये भी सुनाते हैं कि अगर दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं, अपनी बातों को रखा जा रहा है, एकनाथ शिंदे वो क्या चीजें कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आमने सामने की ये बातें सुन लेते हैं। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है। और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है। और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मीडिया गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का?
मुंबई चलते हैं, सौरभ बख्तानिया हमारे साथ हैं। सौरभ, वर्षा छोड़कर मातोश्री आना, उसके बाद शरद पवार और बाकी अपने सहयोगियों के साथ जब मुलाकात होती है तो मातोश्री के बाहर समर्थकों का जुटना, हम सीधे तौर पर ये देख रहे हैं कि न तो एक तरफ ये समझ में आ सकता है किसी को कि कब तक मुंबई वापसी होगी तमाम विधायकों की, और उससे पहले क्या परिवेश बदल जाएगा मुंबई के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, और दूसरी तरफ शिवसेना कौन कौन सी अब कोशिशें करेगी। लागलं तर कधी होणार नाही याची प्रसिद्धी आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए हम आपको ये चीज बताएं कि यहाँ पर आप सुरक्षा की वो मौजूदगी भी देख रहे हैं जो कि आवश्यक हो जाती है इस तरह की राजनीतिक जब उठापटक चल रही होती है। हालांकि दिलचस्प ये है कि वो राज्य यहाँ से 2700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है, और किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो शिवसेना जो कि अपनी पूरी राजनीति महाराष्ट्र और मराठियों पर केंद्रित करती है, उसकी राजनीति किसी दूसरे राज्य पर इस समय निर्भर हो जाएगी। आज अगर गुवाहाटी में ये तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और सब ये सोच रहे हैं कि आखिर कब तक, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में। महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बड़ी खबर आज की यही है कि 16 विधायकों को नोटिस जारी किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर द्वारा। तमाम कानूनी जो दिग्गज हैं उनकी राय ली गई है, एडवोकेट जनरल जो महाराष्ट्र के हैं उनसे पूछा गया है, और ये सारी चीजें एक बार स्पष्ट रही तो 16 विधायकों को आज नोटिस जारी किया जा सकता है। इस सब के बीच गुवाहाटी जहां पर मैं मौजूद हूं, अनुपम मेरे साथ हैं। अनुपम, सिक्योरिटी हमें बाहर तो नजर आती है लेकिन भर भर के पुलिसकर्मी भीतर जाते हुए भी दिखते हैं। क्या है सुरक्षा के हालात भीतर? जी देखिए, एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इस होटल को। भीतर की अगर व्यवस्था मैं आपको बताऊं तो हर 70 कमरे लगभग बुक किए गए हैं यहाँ पर, जो बागी नेता यहाँ पर ठहरे हुए हैं। हर कमरे के बाहर 5 सिक्योरिटी कर्मियों को तैनात किया गया है। जो उनके मातहत हैं, जो एमएलए हैं, जो उनके पीए वगैरह हैं, उनके जो रूम हैं उनके बाहर ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत मुश्किल हो जाए, कहीं बाहर न निकले। और जो एकनाथ शिंदे हैं, जो इस गुट के नेता हैं, उनसे अगर किसी को मिलना है, एमएलए फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मिलना है तो उनके पीए जो हैं उनके मार्फत ही उनको मिलना पड़ेगा। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भीतर की गई है, और इसकी एक वजह साफ है कि ये जो गुट है ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ कोई भी दूसरा खेमा यहाँ तक आकर कर पाए, और इसी वजह से इतनी दूर, लगभग 2700 किलोमीटर दूर यहाँ लाकर रखा गया है। क्योंकि सूरत से महाराष्ट्र की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, और ऐसे में गुवाहाटी अगर लाए हैं तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आपने सुन ली। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर पूरी कोशिशें कि 38 आ गए हैं, उसमें कोई सेंधमारी हो ना। हालांकि जब मुंबई जाएंगे उसके बाद पता नहीं क्या वहां पर आलम होगा, लेकिन इसमें सेंधमारी में वो 16 विधायकों वाला नोटिस कितना कारगर हो सकता है, शिवसेना को कितनी उम्मीद है? जी देखिए, शिवसेना को फिलहाल जो हमारे अंदरूनी सोर्सेस बता रहे हैं उतनी उम्मीद नहीं है। सेना अब मान के चल चुकी है कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी है, और जो गए हुए एमएलएज है वो वापस नहीं आने वाले। ये इसलिए ही किया जा रहा है श्वेता, मैं आपको बता दूं कि इसे एक डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सके, एक इमोशनल टच देना जा सके कि देखें कि हमारे जो पार्टी के चीफ है उद्धव ठाकरे, वो अब कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। उन्होंने पार्टी को यहां तक लेके आया, वो अभी डट के खड़े हैं, लेकिन ये अब बागी होके महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर उन्होंने शुरू तो कर दिया है, अब उनको 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। उनको 2 दिन में यहां पर आना पड़ेगा, या फिर उनको वीसी द्वारा डेप्यूटी स्पीकर के सामने आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर डिसीजन लेते हैं वो मानना या ना मानना, ये तो एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव सेना के ग्रुप के निर्भर करता है। इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा उस होटल के अंदर, कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर है उसे किस तरीके से निपटा जाए। ये प्रोसेस को डीलिंग टैक्टिक्स के रूप पे उद्धव ठाकरे की सेना इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उनको और लोगों तक सिंपैथी मिलाने का मौका मिलेगा, और डीलिंग टैक्टिक्स से ये होगा कि वहां पर बैठे हुए लोग और ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे,
और उनका जो मनोबल है वो शायद टूट सकता है। यहाँ पर शरद पवार खुद मातोश्री आते हैं उद्धव ठाकरे को मिलने, फोन पे भी बात हो सकती है, वीसी पे भी बात हो सकती है, लेकिन शरद पवार उनके सारे नेताओं के साथ, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, वो सब मातोश्री आते हैं, 2-2 घंटे तक बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा रही है, एक प्लानिंग बहुत जोर से इस्तेमाल की जा रही है कि हम सब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं इस घड़ी में, लेकिन हम प्रिपेयर्ड भी है कि बहुत गलत भी हो सकता है, हमारी सरकार भी जा सकती है। सौरभ बख्तानिया ने बड़ी खबर ये दी है यहाँ पर कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे यहाँ पर आज जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनकी बैठक होने वाली है। गुवाहाटी में ये बैठक होगी और उसमें ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे इस नोटिस को डील किया जाए, क्योंकि नोटिस जारी किया जाएगा और उसके आगे जो कहा जाएगा वो सारी अटकलें हैं, वो सारी चीजें सामने हैं, लेकिन उससे आगे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, सौरभ बख्तानिया ये जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन सौरभ साथ ही ये बताइए, क्योंकि कोविड के बाद ये अब गुंजाइश हो गई है और ये अब हो सकता है कि आप वर्चुअली भी मुलाकात कर लें। इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी ये विधायक वापस लौटने के मूड में नहीं है, वो नहीं जाना चाहते हैं वहां पर, खासकर सड़क को लेकर जिस तरह की बातें, जिस संग्राम की बात कर दी गई है। ऐसे में क्या ये विधायक मुमकिन है कि नोटिस के लिए आमने सामने न जाकर बल्कि वर्चुअली ही मुलाकात करें, वर्चुअली ही बात करें, वर्चुअली जवाब दें? जी देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है श्वेता। आप जिस तरीके से बता रही है वो बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा। मान लीजिए कि ये जो सारे विधायक है वो मुंबई आ जाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट से सीधा जो डेप्यूटी स्पीकर की जो ऑफिस है विधान भवन में लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, तो उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर की एक अलग मीटिंग चल रही है, थाने कलेक्टर और थाने पुलिस की एक अलग मीटिंग चल रही है। ऑलरेडी जो बागी एमएलएस गुवाहाटी में जाके बैठे हैं उनकी ऑफिस में कल तोड़फोड़ हो गई है। तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हवाला देते हुए ये बागी एमएलए ये कह सकते हैं कि हम वीसी द्वारा इस पेशी में उपस्थित रह सकते, लेकिन इसमें ये चीज समझना होगा श्वेता कि ये जो बाकी एमएलएस है उनका विश्वास इस डेप्यूटी कलेक्टर पे नहीं है। वो यही मान के चल रहे हैं कि ये एमबीए सरकार के डेप्यूटी स्पीकर है और इसलिए उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो डाल चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि वो जो हमें बुला रहे हैं हम उसको मानते नहीं है। ठीक है, अगर वो बुला रहे हैं तो शायद हम वीसी के द्वारा आ जाएंगे, लेकिन वो जो डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं डर है रिबेल एमएलएस को कि शायद डेप्यूटी स्पीकर एमबीए सरकार के फेवर में एक डिसीजन लेके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो आगे जो पूरी समस्या होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सीधा ये मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप नहीं चाहता कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उतनी लंबी हो सके। वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि तुरंत एक ट्रस्ट वोट के सहारे एमबीए सरकार गिर जाए, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक अलग हो जाए पूरी तरीके से, वो जो बहुमत है एमबीए सरकार फ्लोर पे ना दिखाए। तो यही स्ट्रेटेजी आज दोपहर को जो गुवाहाटी के होटल में होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 एमएलएस के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मांग की जा रही है उसे किस तरीके से टैकल किया जाए, कोर्ट के थ्रू जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा उसमें किस तरीके से कोर्ट को अप्रोच किया जाए और जल्द से जल्द मुंबई आके फ्लोर टेस्ट किया जाए, यही रणनीति पर आज डिस्कशन होने वाला है रिबल कैंप्स का इस गुवाहाटी के होटल में। श्वेता, तो यहाँ पर अनुपम, यहाँ पर बैठक होगी 2 बजे आज दोपहर में सभी बागी विधायकों की, और वो चर्चा करेंगे कि आगे क्या किया जाए। लेकिन ये समझाइए कि इसके लिए तो वो सुपर पावर पार्टी जिसका जिक्र कर दिया था एकनाथ शिंदे ने, उनकी जरूरत हो जाती है, और उसकी जरूरत होने के साथ साथ ये भी हो जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली तो चले जाते हैं पर यहाँ तक कम से कम मिलते हुए दिखना नहीं चाहते हैं किसी से। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी शुरू से ही अपनी दूरी बरकरार रखने की कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनके मंत्री यहाँ लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब अगर बात करें कानूनी पचड़े की, तो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 2020 से कोई स्पीकर नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार डिप्टी स्पीकर को दिया गया है। अब अनुच्छेद 80 में इस बात का पूरा विवरण है कि अनुपस्थिति में स्पीकर की किस तरह से निर्णय लिया जाए। तो जो 16 लोगों के निलंबन की बात है वो
किस तरह से आगे जाया जाए, कानूनी सलाह कैसे ली जाए। 3 घंटे तक कल एकनाथ शिंदे गायब थे, तो वो लीगल टीम के साथ मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ा। स्पष्ट हो चुका है, लगभग स्पष्ट हो चुका है। 90% हमारे पास जानकारी हासिल हो चुकी है कि बाहर से एक लीगल टीम आई थी, बड़े लोगों की टीम थी। अगर वो होटल आते तो पहचान लिए जाते, इसीलिए किसी अज्ञात जगह पर एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की कि किस तरह से जो पिटीशन है वो कोर्ट में दाखिल दिया जाए और ये कोर्ट में दाखिल करने के बाद टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि अनुच्छेद 80 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार डिप्टी स्पीकर को है। तो ऐसे में अब कोर्ट में मामला जाता दिख रहा है पूरी तरह से, और उसी को लेकर यहाँ पर बैठक भी होनी है। और तब जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक ये भी कर दिया गया, एक अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गए हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 1 बजे होने वाली है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अब उद्धव करेंगे बागी धड़े की घेराबंदी। मान मनोहार के बाद अब सख्ती का दौर। बागियों के खिलाफ उद्धव करेंगे अटैक। अब आमने सामने की सियासी जंग। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से हर चाल चल चुके हैं। चुनौतियां और चक्रव्यूह बन गया है उद्धव ठाकरे के लिए कि कैसे सरकार और पार्टी को इस सियासी तूफान से बचाकर निकाले। शिंदे शिवसेना के 2/3 विधायकों को अपने साथ लेकर बेफिक्र है और अब शरद पवार से सलाह मशविरा करने के बाद बारी है उद्धव ठाकरे की। ठाकरे ने शिवसेना के बचे धड़े को मजबूती से जोड़े रखने के साथ बागियों पर सीधे हमले की तैयारी कर ली है। आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। इसमें बागी खेमे को लेकर शिवसेना का सख्त रुख सामने आ सकता है। इसके बाद शाम 6:30 बजे आदित्य ठाकरे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को 11 बजे आदित्य ठाकरे सांता क्रूज में युवा शिव सैनिकों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सबका मकसद एक ही है, बागी विधायकों के खिलाफ माहौल बनाना। इन बैठकों से पहले ही उद्धव ठाकरे ने बागी खेमे को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। एक दिन पहले उद्धव सीएम की कुर्सी छोड़ने जैसी नरम भाषा अपना रहे थे, लेकिन अब वो चुन चुन कर बागियों की खबर ले रहे हैं। मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? उधर उद्धव के बेटे आदित्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भी बागी खेमे को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। आदित्य ने कहा कि जो बिक गए उनकी शिवसेना को जरूरत नहीं। सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत ते तर राहणार, आणि आकडे विधिमंडळ जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात नसतात, सत्ता येत असते जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं। उद्धव साहेब बोलले काही सांगू नका कोणाला, जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील, कारण लोकांच्या भावना आपल्या सोबत आहेत। आपण चांगलं केलं, कोणाचं वाईट केलं नाहीये, हे लक्षात ठेवून पुढे जा। साफ है कि अब उद्धव ठाकरे ने समझ लिया है कि नरम रुख दिखाकर शिंदे का दिल पिघलाने का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जनता में विक्टिम कार्ड खेलने के साथ अब ठाकरे बागियों को लेकर जनता का गुस्सा उभारने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत भी हो गई है। कुछ जगहों पर बागी विधायकों को लेकर प्रदर्शन हुए। एक जगह पर शिंदे के पोस्टर पर स्याही पोत दी गई। सबकी निगाहें अब इस बात पर है कि इस खतरनाक सियासी खेल का अंजाम क्या होगा और कौन विनर बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में है। भले ही वो इस बात को लेकर चुप्पी बनाए हुए है कि शिवसेना में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपने सभी सहयोगियों से आज मुलाकात करने वाले हैं। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय।
शिवसेना के सबसे बड़े बागी एकनाथ शिंदे जिस सुपर पावर का जिक्र अपने साथियों से कर रहे हैं, क्या अब उसके सामने आकर गेम खेलने का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र के सियासी समर में अपना रोल निभाने के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब हाँ में हो सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी अब तक महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अपने किसी रोल से इनकार कर रही थी या किसी टिप्पणी से बच रही थी, वो अब रणनीति बनाने की फेज में आ गई है। बीजेपी को देर सवेर मैदान में आना ही था, क्योंकि शरद पवार उद्धव सरकार को बचाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ज्यादा वक्त तक इस पावर गेम से दूर नहीं रह सकते। फडणवीस आज सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पर बैठक कर रहे हैं। आज ये सहयोगी दल के रामदास अठावले देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। बीजेपी अपनी भूमिका निभाने को तैयार दिखती है। बीजेपी अब हरकत में आई है। शनिवार को पहली बार औपचारिक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन बगावत की रात यानी मंगलवार को ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के इरादे साफ कर चुके थे। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शिवसेना भी अब बीजेपी को लेकर तल्ख है। शिवसेना के सांसद सावंत तो साफ कह रहे हैं कि बागी शिवसेना विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। अब वो विलीनीकरण की बात आई है, तो अभी कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएं, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। अब किसी पार्टी में जाते हैं पता नहीं, तो शिवसेना कहाँ रहेगी? मेरी शिवसेना थी, तो ये जो भी कमलाबाई के पास जाएगी, होता पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे। बीजेपी का रुख आज साफ हो जाएगा। फडणवीस के घर पर सियासी बैठकों का दौर पहले ही शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम के नागपुर स्थित घर की सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन मंगलवार के बाद से बीजेपी ने साफ तौर पर ये बताने से परहेज किया कि उसकी रणनीति क्या होगी।